तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई बस चलती होगी और आपको विदित है कि हम आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की संयुक्त तैयारी हेतु आपको वर्तमान एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, तो जिसके पीवाईक्यू प्रश्न हम आप कवर करा रहे हैं। क्रम से आपको बता दें, अभी तक हमने आपके लिए 70 से 80 के बीच वीडियो बना के रख चुके हैं। और अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा तो आप सुन लीजिएगा, बाकी पुराने बच्चों को पता है कि हाँ बना के रख चुके हैं और बिल्कुल सही सटीक और 100% ऑथेंटिक हैं, जो आपको भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सहयोग करने वाले हैं। आपको बता दें, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो आप रखो 80 से 90% आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 70-80 वीडियो भाई मायने रखता है और यहाँ पर आपको मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, जीके जीएस और साथ में आपको कंप्यूटर, साथ में आपको साइंस, ये एक साथ कवर हो, 3 पार्ट में कवर हो रहा है। क्रम से शिफ्ट वाइज दिखा रहे हैं आपको। और आप देखना चाहो तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और रही बात, आपको बता दें विश्वास के साथ पढ़ोगे तो आपका ही फायदा हो। चलिए तो आपको बता दें, हम क्रमशः इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके जैसे रहने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहेगा। जितनी प्रश्न लिखा है आपको उस टॉपिक को समझना है, उस सब्जेक्ट को समझना है, किस प्रकार का अध्याय का किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न आप देखेंगे इस पाठ का, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती, मतलब ध्वनि गति नहीं करती। याद रखें तो याद रखें, इस्पात में गति करती है, वायु में गति करती है, दूध में गति करती है निर्वात। निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर वायु उपस्थित नहीं होती। अब जब व्यक्ति यहाँ पर खड़ा, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से कोई व्यक्ति आवाज़ लगाएगा तो इस व्यक्ति के पास आवाज़ जाता है, क्यों? यहाँ एक माध्यम है, उसका नाम क्या है? वायु है, हवा है। अब यहाँ पर निर्वात में कोई हवा, ना कोई वायु, ना कोई कुछ भी नहीं होता है। तो याद रखें, तो वहाँ उस पोजीशन को हम निर्वात कहते हैं। तो भाई माध्यम चाहिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम चाहिए, तभी वो यहाँ से वहाँ जा सकता है। तो निर्वात में ऐसा कोई माध्यम नहीं होता, तो ध्वनि वहाँ से नहीं जा सकती। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, अब आपको दर्रा, जितनी भी दर्रा है आपको उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पूरा दर्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता, याद रखें तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला, श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे और लेह आपके कहाँ पर, लद्दाख में है। अब जम्मू कश्मीर में पहले लद्दाख हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का लेह, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है। दोनों को जोड़ने वाला जो दर्रा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जोजिला दर्रा, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको जितने भी दर्रे हैं सब दर्रों को पढ़ना पड़ेगा। अब एक बार प्रश्न आया है तो वो इशारा करता है कि अगली शिफ्टों में, अगली भर्ती परीक्षाओं में आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिस भी स्टेट की बात करें वहाँ आप काम देगा। जीके जी से भाई सब जगह काम देता है। और लेकिन जो परीक्षा पैटर्न होता है वो उस आधार पर आपको उसी भर्ती में विशेषकर सहयोग करता है। जैसे एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी में काम देगा, रेलवे का है भाई तो ग्रुप डी में काम देगा, है कि नहीं। याद रखें। चलिए तो एक साथ कंबाइंड तैयारी चालू, याद रखेंगे। तो जोजिला दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न याद रखें, बता दूं मैं, 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ था एनटीपीसी का, पेपर 2020 और 21 में हुआ था। उसी भर्ती परीक्षा के प्रश्न आपको दिखा रहे हैं और पेपर 2025 में होना है। और आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए, 5 जून से 23 जून के मध्य 2025 में स्टार्ट होगा एग्जाम। तो समय बहुत कम बचा है, इसको ध्यान में रखकर आपको रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट लगाते रहें। अगला प्रश्न शिफ्ट में ही तारीख में है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सेरीकल्चर। अब आपको पता होनी चाहिए, कृषि के प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेरीकल्चर याद रखें, सेरीकल्चर जो शब्द है किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट का पालन, है कि नहीं। इस प्रकार से आपको कल्चर, जितने भी कृषि के प्रकार हैं, पढ़ना पड़ेगा। और हम आपको बता दें, इतिहास का, ज्योग्राफी का, साइंस का, पॉलिटिकल साइंस कह सकते हो आप, ठीक है, स्पोर्ट्स का, स्टडी, के जीएस का, पूरे सभी विषयों का अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है और हमने महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करा के रखा है। आप जाके हमारे चैनल में सभी प्लेलिस्ट अलग अलग, इतिहास का, भूगोल का, संविधान का, अर्थशास्त्र का, सबका अलग अलग चेक करके आप लोग पढ़ सकते हो। और हर भर्ती में आपको याद रखें 80 से 90% आपको फायदा देगा जो हमने पढ़ा के रखा है। चलिएगा, और देखना चाहते हो विजिट कर सकते हो, वरना आप पीवाई की क्लास भी अटेंड कर रहे तो भी ठीक है। चलिए
तो सेरीकल्चर कहा जाता है, मतलब होता है रेशम की खेती को साइंस भाषा में सेरीकल्चर कहा जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ मैं जितने भी प्रश्न आए हैं शिफ्ट में पूरे प्रश्न दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि किस प्रकार का प्रश्न आया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम याद रखें, जो हर साल होता है, और उस समय पेपर 2020 में हुआ था, और 2020 का ही प्रश्न पूछ याद रखें। और 20 और 21 में हुआ था। 2020 का दिसंबर से स्टार्ट एग्जाम हुआ था, 21 तक चला था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? याद रखें गुवाहाटी में। और गुवाहाटी आप पता कहाँ है? असम। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन असम में ही एक शहर गुवाहाटी याद रखेंगे। यहाँ पर आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का। 2020 की बात कर रहे हैं। अब आप ये बताओ 2025 में एग्जाम हो रहा, मतलब 24 का 25 का भी पूछेगा और 2023 का भी करंट अफेयर पूछेगा। समझ गए? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की सूची में याद रखें। महारत्न याद रखें, एक महारत्न होता है और नवरत्न कंपनियां होती हैं, महारत्न कंपनियां होती हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं। वो कंपनी को दर्जा दिया जाता है, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, है कि नहीं? और उन्हीं महारत्न कंपनियों जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो याद रखें, ऑप्शन नंबर आप डी देख पा रहे होंगे, जो महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल है। और एक होता है आपका नवरत्न, याद रखेंगे। नवरत्न भी कंपनियां थोड़े बड़े, या जो क्राइटेरिया होता है उससे ज़्यादा इनकम। देखो, नवरत्न कंपनियां और महारत्न कंपनियां होती हैं, दोनों को कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया। उनका जो क्राइटेरिया होता है, एक विशेषता होता है, उस आधार पर इन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। और आप अगर भूगोल के विद्यार्थी होंगे तो आप पता होगा, और इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ने को मिल सकता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड याद रखेंगे हम, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसे महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सूची में शामिल किया गया है। तो जितने भी महारत्न कंपनियां हैं, जितने भी नवरत्न कंपनियां हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं ना, हम आपको जीके जीएस का प्रश्न बस दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का सा डिस्कशन करते हैं। बाकी आपको आइडिया लगाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि प्रश्न का पैटर्न क्या रहने वाला, कौन से टॉपिक के प्रश्न आने वाले हैं, और 100% आप बता दें ऐसे ही टॉपिक के प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ कि 60 नंबर का 60, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो वंदे भारत तो अभी बहुत स्थानों पर चलने लगी, और बहुत से शहरों को आपस में जोड़ रही है, जो भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन हम बोल रहे हैं भारत की पहली, वो भी सेमी हाई स्पीड की ट्रेन की बात कर रहा, और उसका नाम वंदे भारत ही है। ये चलती है भाई नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। नई दिल्ली जंक्शन और वाराणसी जंक्शन के बीच में चलाया गया पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसका नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और आपने कभी बैठा होगा तो सफ़र किया होंगे, तो जिसका आनंद होता है वो अलग ही होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको करंट अफेयर का प्रश्न था जी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो लोक कला, लोक नृत्य, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लोक कला की बात हो रही है, जो लोकप्रिय है, सबसे पुरानी है, जो किस राज्य की चित्रकला याद रखें। तो जो पट्टी आप देख पा रहे होंगे, पट्टचित्र एक चित्रकला है जो सबसे पुरानी व सबसे पारंपरिक लोकप्रिय कला है, वो उड़ीसा राज्य की याद रखेंगे, जिसकी राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी पता है क्या? बताएं, भुवनेश्वर। और बिहार में आप पता मधुबनी, आप सुने होंगे। मधुबनी एक शैली होती है चित्रकला की, जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बनता है। तो हर राज्य में अपना अपना लोक कला या लोक चित्रकला होता है, याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में गोंडी पेंटिंग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार बिहार में मधुबनी है, उड़ीसा में पट्टचित्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। और आप यह सोच रहे होंगे कि सर सिस्टमेटिक प्रश्न क्यों नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4। आपको बता दें, उस समय जो पेपर हुआ था, उस समय जीके जीएस का प्रश्न कहीं मैथ्स का, कहीं रीजनिंग का, कहीं रहा करता था। लेकिन जब 2024 और जो 25 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, याद रखें 2024 और 25 में, अभी 25 चल रहा है, इसमें क्या किया है पेपर, अब रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा सिस्टमेटिक मैथ्स के प्रश्न अलग रहेंगे पूरे, रीजनिंग अलग, और जीके जीएस का पूरा अलग अलग रहेगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न क्रमांक एक के बाद एक कूदने को नहीं मिलेगा। सिस्टमेटिक 1 2 3 मैथ्स
फिर 1 2 3 रीजनिंग। इस प्रकार से आपको क्रमशः प्रश्न मिलेगा, ध्यान रखें भर्ती परीक्षा में, तो आपको उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ प्रश्न आ गया है कि एक साथ एक दिमाग लगेगा, समझ गए। यहाँ पर पिछली ईयर के प्रश्नों का PDF है तो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और रही बात, यहाँ जितने भी व्यक्ति आपको देख पा रहे होंगे वो सब के सब क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। तो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। भारत के पहले राष्ट्रपति आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा तो यहाँ से आपको राष्ट्रपति का पद संविधान में कहाँ पर इंगित है, वह किस प्रकार से सरकार का कार्य होता है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम अगर आप पूछता है अगली बार तो आप क्या बोलेंगे, श्री नीलम संजीव रेड्डी। पहले उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, जी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप सीधी बात आपको बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान का प्रश्न पूछ लिया। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजकीय प्रमुख संगठन संस्थान के कहाँ पर स्थित है, कब स्थापना हुआ, उनका कार्य क्या होता हुआ, उनका जो वर्तमान महानिदेशक कौन है, पहले कौन है, उनके सदस्य देश कितने, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम क्या बोल सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित, याद रखेंगे नीदरलैंड के हैग में, दी हैग में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो नीदरलैंड के हैग में स्थित है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पकड़ते हैं और सीखने का काम कीजिएगा। प्रश्नों को पैटर्न समझो, हम आपको इतना आइडिया लगवा देंगे कि आपकी भर्ती परीक्षा में कौन से व किस प्रकार के व किस अध्याय के या किस लेवल के प्रश्न आ रहे थे पिछली ईयर। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गोभी एक तो खाने वाला होता है गोभी, लेकिन यहाँ साइंस के वो साइंस या आप कह सकते हो खेती के क्षेत्र में बात करो तो गोभी आप खाने वाला होता है। लेकिन यहाँ आप भूगोल की दृष्टि में देखोगे तो गोभी एक क्या मरुस्थल है, गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम पूछता तो आपका आंसर क्या था, गोभी, समझ गए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, गोभी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में तो है लेकिन किस देश में स्थित है, ये आपको फिर पूछ सकता है ना, पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि गोभी मरुस्थल है जो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कि नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया, और इसी महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल या कह सकते हो मरुस्थल है, उसका नाम क्या है, गोभी है। और किस देश में, ये आपको बताना पड़ेगा। और बात करें भारत के विद्यार्थी हैं और भारत के शिक्षक, तो आप भारत की बात करें तो भारत में थार है जो कहाँ पर आता है, राजस्थान में, क्या मरुस्थल, याद रखें रेगिस्तान जिसे कह सकते हो। और एक और आता है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखेंगे वो है सहारा रेगिस्तान जो कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, ठीक है, याद रखना भाई। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राजतरंगी के लेखक कौन है। अब ये प्रश्न हमें इतना इशारा कर दिया है कि जितने भी पुस्तक हैं पुस्तक से प्रश्न आएगा। और हम एमपी आबकारी आरक्षक की बात करें, जिसके लिए भी हम आपको बता दें पीवाईक्यू क्लास का सीरीज चालू, वहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो भी हमने पढ़ाया, लेकिन अब फिलहाल बंद है। आप कारी का मैथ्स, रीजनिंग का जीके जीएस और साइंस कंटिन्यू अल्टरनेट मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस साइंस, जीके जीएस साइंस अल्टरनेट एक दिन के बाद अंतराल में चल रहे हैं। तो आप अगर एमपी आबकारी के लिए तत्पर तैयार करने पर लगे हो, वो भी पीवाईक्यू क्लास देखना चाहते हो, प्रश्नों को देखना चाहते, समझना चाहते हो, तो हमें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम रहेगा एमपी आबकारी आरक्षक पीवाईक्यू कक्षाएं 2025-26 के प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और 100% गारंटी देते हैं जिस प्रकार के प्रश्न हम दिखा रहे हैं वही प्रकार के प्रश्न छपने वाले, क्योंकि 2023 में पेपर हुआ था और 25 में होना है, और जुलाई में एग्जाम होगा, और इसका तो मई में होगा, जून में होगा भाई। मई की कहानी, जून की बात हो रही, मई तो चल रहा है फिलहाल अभी। वहाँ पर भी हमें पुस्तक पूछता, यहाँ पूछ रहा, तो यहाँ की पढ़ाई वहाँ भी काम देगी, वहाँ की पढ़ाई यहाँ भी काम देगी। और एनटीपीसी का तो रेलवे के समस्त भर्ती में आप काम देने वाला है, और ग्रुप डी में भी काम देगा। एनटीपीसी के बाद हमारे पास एक 4 बचता है ग्रुप डी का, उसकी तैयारी करवाएंगे। तो राजतरंगी के लेखक कौन, याद रखेंगे आपका आंसर आएगा कल्हड़,
ठीक है। तो कल्हड़ एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने राज तड़ंगी पुस्तक लिखा है। और जयदेव की पुस्तक आप जानते हैं गीत गोविंद, सुने होंगे आप लोगों ने, नहीं सुने बताओ, गीत गोविंद। और कालिदास का आप बहुत सारे पुस्तक सुने होंगे भाई, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, है कि नहीं। और इसके बहुत से पुस्तक हैं, काव्य नाटक हैं, आप सबको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हर प्रश्न में आपको इशारा करना है, बार बार आपको कहना पड़ रहा है कि मैं अगली बार उस टॉपिक से संबंधित अपडेट वाला प्रश्न फिर आएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध याद रखेंगे अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे 1556, 1500 आप देखेंगे 26 में, 1556 और 1761। पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीता। अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुआ था 1526 में, पहली लड़ाई पानीपत की, दूसरी लड़ाई पानीपत की, तीसरी लड़ाई पानीपत की। बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर हेमू और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था। और हम आपको बता दें, हमने भाई प्रश्न पढ़ाया है। आप इतिहास के प्रश्न लेकर हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करोगे तो आपको बहुत सा भंडारा मिल जाएगा। भंडारा कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत कुछ सपोर्ट हो जाएगा। अगर जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है, सिस्टमेटिक क्लास तो नहीं लिया, लेकिन टॉपिक जो भी लिया है याद रखें, आपको हर भर्ती परीक्षा में काम देगा। इसी आधार पर हमने टॉपिक पढ़ाया है, जाके देखोगे युद्ध मुद्द सब मिल जाए, कौन जीता कौन हारा पूरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं, याद रखेंगे। एक स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य केवल 2 साल के लिए बनाए जाते हैं और स्थायी सदस्य जीवन काल रहेंगे। और रही बात यहाँ बोल रहा है स्थायी सदस्य नहीं है, वो आपका ऑप्शन जापान होगा। चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ये आपके क्या है, स्थायी सदस्य हैं। बाकी जापान का राजधानी टोक्यो है, आपको पता होगा। और यह समुद्र तटीय देश है। और जापान की बात करें, जापान एक विकसित बहुत प्रसिद्ध देश है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स कंपनियों की कमी नहीं है। तो चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और ऑप्शन डी नहीं है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के नाम जानते हैं, इसमें कितने देश स्थायी हैं। ठीक है, स्थायी पता करना है और अस्थायी कितने बनते हैं ये बताओ। ठीक है, हम आपको इशारा कर देते हैं, टोटल 15 सदस्य होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में। ठीक है, जिससे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, जिसे हम सीधी बात बता दें, विश्व का पुलिसमैन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को कहते हैं। और जिसमें 15 सदस्य होते हैं। अब स्थायी कितने होते हैं, अस्थायी कितने होते हैं, जो पढ़ लीजिएगा। और कौन स्थायी में शामिल है कौन नहीं है, हर 2 साल में रिटायरमेंट होता है स्थायी सदस्यों का, याद रखिएगा। प्रश्न बनने वाला है, जब सारा हम समझा रहे हैं तो बातों को समझो भाई, बहुत कुछ फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 77 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। अब लोकसभा आप जानते होंगे जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं संविधान में, और उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को याद रखेंगे। तो निम्न सदन मतलब अस्थायी सभा मतलब लोकसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा मतलब स्थायी सभा। तो याद रखेंगे इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। और राज्यसभा की अगर आप बात करें तो आप पता 250 होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। 552 लोकसभा के सदस्य होंगे और अधिकतम हो सकते हैं कम से कम भाई, वो 552 से कम भी हो जाए, 550 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतम संख्या 552 होती है और यहाँ पर अधिकतम संख्या 250 होती है। तो जो आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 79 नंबर का प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब आपको बता दें, सिख धर्म के गुरुओं के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। जो हमें प्रश्न में ही कह रहा है, तो उस गुरु का नाम बताना। याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और इस धर्म में अभी तक टोटल 10 गुरु हुए, याद रखना। और सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार वैसाखी, याद रखना, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक लंगर प्रचलता, लंगर
आप जानते होंगे लंगर प्रथा, इसमें क्या होता है, मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है और ये चलता है याद रखें गुरुद्वारा में। तो सिख धर्म ने खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किया था, याद रखें वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह ने। और इसमें टोटल 10 गुरु हुए हैं। पहला गुरु का नाम आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका हो जाएगा। श्री गुरु नानक देव को सिख धर्म का पहला गुरु माना जाता है। ठीक है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह, यह हर लगा, याद रखें हर वाला नहीं आंसर आएगा, ऑप्शन डी आएगा, वरना आप लोग ऑप्शन सी लगा कर निकल जाओगे जल्दबाजी में। तो सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। खालसा पंथ बताया, लंगर प्रथा बताया, और इससे जो भी अपडेट वाले प्रश्न हैं आपको उठा के पढ़ना पड़ेगा। सिख धर्म के समस्त प्रश्न जो आते हैं आप गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से कहीं से पढ़ सकते हो। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको प्रश्नों को दिखाएं, आइडिया लगा पाओ आप लोग किस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न आ रहा है। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते तो अभी कमेंट कीजिएगा, और डिटेल के लिए थोड़ा समय लगता है और स्पेस यहाँ कम पड़ता है बताने के चक्कर में, इसलिए थोड़ा सा हम आपको प्रश्न दिखा ही पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे इस बात को हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सुकन्या समृद्धि योजना का क्या है। और हर शिफ्ट में आपको एक न एक योजना का प्रश्न मिलेगा, याद रखें। तो सुकन्या समृद्धि योजना का लक्ष्य क्या है, वह उसका उद्देश्य क्या, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तीसरा, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, मतलब जो छोटे छोटे बालिकाएं हैं, नाबालिग हैं, उनके लिए छोटी सी जमा, जिससे के माध्यम से वो बड़े होकर और बालिग होकर वो उस पैसे का उपयोग कर सकें, इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं। योजना से प्रश्न आएगा, और याद रखिएगा एक बात आप समझना पड़ेगा कि योजना, केंद्रीय योजनाएं और स्टेट लेवल की योजनाएं भी प्रश्न आता है। तो कंप्यूटर भी प्रश्न आएगा, बता चुका हूँ। जीके जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल, आपका साइंस, कंप्यूटर पूरा एक साथ कंबाइन आपको एक ही पार्ट में मिलेगा, अलग अलग प्रश्न नहीं दिखाया जाएगा। अब ग्रुप डी होता है, वहाँ पर अलग से 25 प्रश्न आएंगे तो उसे अलग से दिखाना पड़ेगा। एनटीपीसी होता है, उसमें सब कंबाइन मिलता है भाई। 40 प्रश्न आपको आएंगे, याद रखना भाई, 40 प्रश्न आपको मिलेंगे एनटीपीसी में। सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, और हम बता चुके हैं सोमवार को मैं आपको पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, याद रखें। हाँ थोड़ा सुन लीजिएगा, अगर आप एनटीपीसी के तैयार हो और आप पूरा सिलेबस चाहते हो, माना जाए कि किस प्रकार से तैयारी करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस टॉपिक को रिवाइज करनी चाहिए समय रहते हुए, या कौन सा टॉपिक आपका नहीं हो पाया है, कट ऑफ कितना जाएगा, कितने में चयन हो सकता है, ये सब डिस्कस हम करने वाले। सोमवार को आपको लास्ट बात, सोमवार के हम शाम तक आपको उससे संबंधित अपडेट वाला प्रश्न, या मंगलवार तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसको आप देखना भूलें, क्योंकि आपको वो एक रणनीति वाला वीडियो रहेगा जो आपको बहुत साबितगार होगा पेपर के हिसाब से, कि पेपर में आपको किस प्रकार से तैयारी करके जाना है, किस प्रकार से आप चयन ले सकते हो, और किस प्रकार से आप बुक लिस्ट के माध्यम से कौन कौन टॉपिक पढ़ सकते हो। मैं पूरा तीनों पोर्शन बताऊंगा, मैथ्स यानी जीके जीएस। ठीक है, चलिएगा अब प्रश्न पढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। किसका मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, याद रखेंगे। तो वो रहेगा आपका सीपीयू। ठीक है, जिसे हम सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। तो पूरा जितने भी आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब आपका प्रश्न आता है, फुल फॉर्म का प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। इंटरनेट का प्रश्न आता है, ईमेल का प्रश्न आता है, ये नॉर्मल प्रश्न होते हैं, इन्हें तो पूछते ही पूछता है। तो कंप्यूटर के भाग भी पढ़ना पड़ेगा, किसका काम क्या होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू मतलब होता है कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट को ही कहा जाता है। इसके बिना कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो अब रहा बात, हम याद रखें आपको इसके दो पार्ट, ए पार्ट में 10 प्रश्न, बी पार्ट में 10 प्रश्न, और जो तीसरा पार्ट था शायद इसमें 20 प्रश्न होंगे, या 20 से थोड़ा कम भी हो सकते हैं, याद रखें। तो हमने 3 पार्ट में हमने इसे कवर कराया। अब अगली बार याद रखें जो भी पार्ट कवर होगा वो 20-20 प्रश्नों का ए पार्ट, 20 प्रश्नों का बी पार्ट होगा, तब पूरा 40 प्रश्न आपको 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और रही बात, अगर आपको अभी दिक्कत है, कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है कि कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ना, किस प्रकार टॉपिक आएंगे, ये तो आप खुद भी देख पा रहे हो प्रश्नों के माध्यम से। और रही बात, अगर कोई दिक्कत है, आप अलग से आप कुछ समस्या का समाधान करवाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर करें वीडियो को,
और कमेंट भी करें वीडियो कैसा लग रहा है। और अपने सहपाठी जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि प्रश्न का प्रकार कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितना हार्ड कितना नॉर्मल आएगा, तो उसे आप दिखाओ, उसे साझा करो, वो पढ़ सके, देख सके। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सहयोग कर रहे हैं। तो भाई पढ़ाने का ही पैसा लगता है, याद रखिएगा। और हम आपके लिए इस घड़ी, परीक्षा की घड़ी में आपका सहयोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो बस हमें एक ही चाहिए, आपका सहयोग बनाए रखो, हम आपके लिए बेहतर प्रयास करते रहेंगे। फ्री का तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं आपको, है कि नहीं। तो हम आपके लिए सहयोग के रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी बनता फर्ज हमारा सहयोग करें। और हम आपके साथ हैं, सही सटीक और 100% आपको सही जानकारी दूंगा मैं, हमेशा सही जानकारी, समझ गए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तो मंजर हमें खड़ा करना है 5 जून से। तो 5 जून से आपका एग्ज़ाम 23 जून तक चलेगा। एग्ज़ाम कब होगा, ये डेट है। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो 4 दिन पहले मिलेगा। और जो एसटी के विद्यार्थी हैं, जिनका याद रखें 10 दिन एग्ज़ाम के पहले आपको जो रेलवे पास है, रेलवे पास हेतु आपके पास क्या मिल जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप लोग रेलवे पास आराम से बना सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।